देश में आपातकाल लगाने के आज 50 साल पूरे होने पर बीजेपी आज संविधान हत्या दिवस मना रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र की नींव हिला देने वाली घटना है, इसीलिए इसकी यादें धुंधली हुई तो देश के लिए खतरनाक होगा। आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था। आज उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह लोकतंत्र जिंदाबाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। लखनऊ में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम होगा। पटना में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम होगा। आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा। एनडीए सहयोगी जेडीयू भी संविधान हत्या दिवस कार्यक्रमों में शामिल होगी। पार्टी ने आपातकाल को संविधान और लोकतंत्र पर करारा प्रहार बताया है। हमें यातना दी गई, पिटाई की गई, जेल में ठूस दी। 1.5 लाख के करीब लोग जेलों में। चलिए इसी बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब आपातकाल लगा था तब मैं युवा आरएसएस प्रचारक हुआ करता था। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में लिखा है। साथ ही लिखा, आपातकाल के खिलाफ आंदोलन से बहुत कुछ सीखा है। ये प्रधानमंत्री कहते हैं आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय रहा है। तो आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी आपातकाल दिवस मना रही है और ऐसे में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आज सामने आया है। उन्होंने पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा कि इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है, आपातकाल के समय मैं युवा आरएसएस प्रचारक था। साथ ही आपातकाल के खिलाफ आंदोलन से बहुत कुछ प्रधानमंत्री ने सीखा है। साथ ही आपातकाल लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। आपको यहाँ पर बताते चले कि आज देश भर में इमरजेंसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज काला दिवस मनाने वाली है। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां चुनावी साल में परिवारवाद बनाम दामादवाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी कर एनडीए को फिर घेरा, जिस पर जीतन राम मांझी ने जोरदार पलटवार। भाई को तो पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है, अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, ताकि भविष्य में गब्बर सिंह यदि बेटी दामाद को कहीं सेट करने की बात कहे तो ये कहकर मना कर दिया जाए कि हमने तो खुद ही दामाद का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा था, इसीलिए बेटी और दामाद को किसी भी कीमत पर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जो घर परिवार का नहीं वो किसी का भी नहीं। और चलिए इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा इसीलिए नहीं दिया जा सकता, ये छीन लिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान स्टेट है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का मुद्दा फिर उठाया, लेकिन इस बार उन्होंने जो तर्क दिया उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमें राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि राज्य का दर्जा इसीलिए वापस ले लिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान स्टेट है। जिस तरीके से आपने कहा अपने स्पीच में कि ये स्टेटहुड इसलिए लिया गया कि हम मुसलमान, क्या वजह थी ले जाने? क्या हम लोग हिंदुस्तान के दुश्मन हैं? हमने मुल्क के साथ हाथ जोड़ा क्योंकि पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी भड़क गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की तबाही नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासनकाल में ही हुई है। इस प्रकार का जो स्टेटहुड का मसला है, इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं किस प्रकार के बयान दे रहे हैं पूर्व हमारे मुख्यमंत्री साहब। तो जानबूझ करके हिंदू मुसलमान हर चीज में करना, यही गलती है जिसके कारण से जम्मू कश्मीर की तबाही इनके द्वारा हुई। वहीं अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर डीजीसीए की टीम ने जांच की, जिसमें कई खामियां मिली। एक ही खराबी बार बार सामने आई, जिसके बाद डीजीसीए ने 7 दिन में इन खामियों को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। एविएशन सेक्टर की सुरक्षा पर डीजीसीए की सख्ती जारी है। डीजीसीए ने दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी अभियान चलाया, जिसमें दोनों एयरपोर्ट पर गंभीर खामियां मिली।
डीजीसीए की 2 टीम ने रात और सुबह के शुरुआती घंटों में एयरपोर्ट गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके तहत फ्लाइट ऑपरेशन, ग्राउंड हैंडलिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल जांच और मेंटेनेंस की निगरानी की गई। इस जांच में गंभीर खामियां सामने आई है। अहमदाबाद हादसे के बाद हुई डीजीसीए की इस निगरानी जांच में और कई लापरवाही सामने आई है। एक ही खराबी कई बार रिपोर्ट होने के बावजूद उन्हें ठीक से सुधारा नहीं गया। कई विमानों में लाइट सेफ्टी जैकेट सही तरीके से नहीं रखे गए थे और कुछ मामलों में विमान के बाहरी हिस्सों में क्षति पाई गई। रनवे और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में लापरवाही दिखी। लाइन मेंटेनेंस में एसओपी का पालन नहीं हुआ। कई विमानों में थ्रस्ट रिवर्सल और फ्लैप लीवर लॉक नहीं थे। सिमुलेटर और प्रशिक्षण में भी लापरवाही दिखी। और गुजरात के सूरत में भारी बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आसमान से इतना पानी बरसा है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान सच होता नजर आ रहा है। कुछ ही देर में इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि सड़कें पानी से भरने लगी। बादलों ने जब बरसना शुरू किया तो उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। बारिश की शक्ल में आसमान से मानो आफत बरसी। घरों के अंदर पानी घुस गया और गाड़ियां तो जैसे पानी में तैरने लगी। तस्वीरें देख सकते हो, हर जगह पर पानी ही पानी। इस प्रकार की तस्वीरों के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो तो आधे से ज्यादा डूब गई थी। गाड़ियों की केवल छत ही नजर आ रही थी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे गाड़ियां सड़कों पर नहीं बल्कि किसी नदी पर खड़ी हैं। पूरा का पूरा शहर बाढ़ में डूबा नजर आया। पानी से भरी सड़कों में लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं, तो कुछ लोग छाता लेकर पानी से भरी सड़कों को पार करते दिखे। तेज बारिश से निचले इलाकों में जो रेस्टोरेंट चल रहे थे वहां इतना पानी भर गया कि रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने के लिए रखी कुर्सियां पूरी तरह डूब गईं। रेस्टोरेंट तो पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। जो लोग रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद थे वो लोग तो वहीं फंस गए। इस दौरान एक शख्स जो रेस्टोरेंट के अंदर था वो अपने सामान को पानी से बचाता दिखा। दिल्ली में कल 19 साल की एक लड़की को छत से फेंककर उसे मार डाला गया था। ये मामला जब सामने आया तब पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया। आपको बताते चलें कि दिल्ली के नेहा हत्याकांड पर बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे दें। आरोपी तौफीक को फिलहाल उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि नेहा को छत से फेंकने के बाद आरोपी तौफीक रामपुर में जाकर छिप गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी के साथ तौफीक को गिरफ्तार किया है। और ये राहत देने वाली खबर है। 19 साल की पीड़िता के परिजनों को लगातार पीड़िता के परिजन आरोप लगा रहे थे कि तौफीक नेहा के ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहा था, लगातार उस पर दबाव बना रहा था। हालांकि नेहा तौफीक को राखी बांधती थी और भाई मानती थी। बकायदा घर में आया, राखी वाले दिन राखी बंधवाई उसने, तो मतलब परिवार की तरह ही रहता था। पर यह बीच में मतलब 2-3 महीने से क्या उसके दिमाग में आया, वो परेशान करने लग गया था। फिर वो नेहा के परिवार ने तौफीक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेहा परिवार के साथ ज्योतिनगर इलाके में रहती थी। परिवार 3 साल से तौफीक को जानता था। नेहा तौफीक को राखी भी बांधती थी, लेकिन तौफीक नेहा के साथ दूसरा रिश्ता जोड़ना चाहता था। जब नेहा ने तौफीक से बात करना बंद कर दिया तो तौफीक गुस्सा हो गया। तौफीक बुर्का पहनकर नेहा के घर में घुसा और झगड़ा शुरू कर दिया। 5वीं मंजिल से नेहा को छत से नीचे फेंक दिया और भाग गया। नेहा के घर वाले जब तौफीक की हरकतों से परेशान हो गए तो उन्होंने तौफीक के घर आने पर रोक लगा दी थी, लेकिन किसे पता था कि नेहा को बहन मानने वाला तौफीक एक दिन ऐसा कांड कर देगा। और इसी बीच दिल्ली से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ये बड़ी खबर भीषण अग्निकांड से जुड़ी हुई है। दिल्ली के रिठाला इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसमें अब तक 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। और आपको बता दें कि फैक्ट्री में अब भी आग को बुझा नहीं पाई है फायर की टीम। साथ ही आग बीती रात तकरीबन 7 बजे के आसपास लगी है और अब तकरीबन 13 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी आग जस की तस लगी हुई है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशील, अभी क्या स्थिति है वहां पर?
देखिए, लगातार फायर डिपार्टमेंट की जो गाड़ी है वो आग बुझाने का काम कर रही है, क्योंकि जिस जगह ये पूरा आग लगा है वो रिहायशी इलाके में आग लगा हुआ है, तो क्योंकि वहां पर गाड़ियां पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए फिलहाल जो फायर की गाड़ियां हैं उनमें उनको आग बुझाने में काफी समय और मशक्कत करना पड़ रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी तक जो जानकारी मिली है फायर के सूत्रों के मुताबिक, उस पूरे मामले में 4 जो बॉडी है वो रिकवर हुई है, जिन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है और अभी भी सर्च जो है वो अंदर चल रहा है। क्योंकि आग अंदर लगी है, किन कारणों की वजह से आग लगी है ये भी जांच का विषय है। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि क्या जो फैक्ट्री रिहायशी इलाके में चल रही थी उसको फायर एनओसी मिला था, फायर नॉर्म्स का पालन किया गया था या नहीं। लेकिन अभी भी एक्स्ट्रा जो फायर की गाड़ियां हैं वो मुहैया कराई गई हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि कल 10 बजे ये आग लगी थी और लगभग 13 से 14 घंटा, जैसा भी आप बता भी रहे थे, का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो उम्मीद ये है कि जिस तरह से आग ये फैली हुई है उसमें और किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी तो नहीं हुई है, इसको देखना जरूरी है। और साथ ही साथ जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की जो कवायद है वो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है।